हेलो एवरीवन। तो आज आपके सामने मैं नया वीडियो ला रहा हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इसलिए है कि ये जो टॉपिक है सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया को कवर नहीं करता। ऑलमोस्ट सभी जितने भी, चाहे वो बंदा बीकॉम कर रहा हो, चाहे वो बीएमएस कर रहा हो, चाहे वो बैफ कर रहा हो, हर जगह पे ये टॉपिक हमेशा आते जाते रहता है। ये टॉपिक आपको कभी कभी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा, ये टॉपिक आपको कभी कभी कॉस्ट अकाउंटिंग में भी मिल जाएगा। तो ये ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग में मैं सारी बेसिक चीज़ें कवर अप करूँगा, क्योंकि जब तक आपको बेसिक नहीं आएगा तब तक आप इस चीज़ को आप समझ नहीं पाएंगे। ये जो मेरा वीडियो है पार्ट 1 है और पार्ट 2। तो पार्ट 1 के वीडियो में मैंने सारी बेसिक चीज़ें बताई हैं। ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे जो डाउट है, बेसिक डाउट, वो आपके पूरी तरह से क्लियर हो जाएंगे और आपको अच्छी तरह से समझ में भी आने लगेगा। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो को स्टार्ट करने के पहले सबसे पहले हमें जानना है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होता क्या है। बेसिकली जब भी आप में से कोई भी, मैं कभी भी अपना खुद का बिजनेस कर सकते हैं। तो बेसिकली ये काम जो होता है, वैसे तो जो बंदा मटेरियल हैंडल करता है उसके अंडर में आता है, लेकिन कभी कभी जब आप सोल ट्रेडर होते हो, है ना, सोल ट्रेडर, आपका खुद का बिजनेस है, आपके अलावा और कोई आपके साथ नहीं है, आप ही बिज़नेस में हर डिसीज़न खुद से डिसाइड करते हो। तो ऐसे सिचुएशन में आपको डिसाइड करना है कि कितना मटेरियल आपको ऑर्डर करना चाहिए, क्योंकि मटेरियल ऑर्डर करना कितना चाहिए, ये क्वेश्चन अराइज होता है हमेशा, क्योंकि आपको उतना ही मटेरियल ऑर्डर करना है ताकि आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का मतलब ये होता है आपको उतना ही ऑर्डर करना है, इकोनॉमिकली आपको उतना ही ऑर्डर करना है ताकि आपका नुकसान बिल्कुल भी ना हो। ठीक है, देखो ऐसा तो नहीं कि नुकसान बिल्कुल भी ना हो, नुकसान कम हो जाता है, नुकसान बिल्कुल ना हो, ये क्वेश्चन हमेशा राइज होता है। अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो एकदम डिटर्मिनेंट होकर बोले हाँ मुझे इतना ही रिक्वायरमेंट है, ऐसा हो ही नहीं सकता। आप ऐसा कैसे जान सकते हो कि आपको उतना ही मटेरियल लगने वाला है। तो ये भी जो फार्मूला है इट इज़ बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी मैं बोल सकता हूँ, या अप्रॉक्सिमेलिटी बोल सकता हूँ। ठीक है, सारी चीज़ें जो है फार्मूला बेस्ड है। तो ये पार्ट 1 वीडियो में मैंने सारी बेसिक चीज़ें कवर अप की है। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इसमें हमें ये बताया गया है कि हमें कितना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए ताकि हमारा नुकसान नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने ज़्यादा मटेरियल ऑर्डर कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। आपको सबसे बड़ा नुकसान होने वाला है स्टोरेज। आप स्टोर कहाँ पे करोगे? स्टोर कर भी लिए है ना, तो वो आपको नुकसान पे नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा। आपको स्टोरेज करने के लिए वेयर हाउस रेंट पे लेना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन ये मेथड अप्लाई करने के बाद आपको ये अप्रॉक्सीमेशन मिल जाता है कि मुझे कम से कम या ज़्यादा से ज़्यादा इतना मटेरियल ऑर्डर करना चाहिए। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में हमें यही बताया गया है कि हमें जब भी रीऑर्डर करना है या ऑर्डर करना है तो कितना ऑर्डर करना है, और इतना ही ऑर्डर करना है जितना हमें नुकसान नहीं होना चाहिए। दैट इज़ वाई इसको बोलते हैं इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लेट्स सी द मीनिंग और डिफिनेशन। ठीक है, बेसिकली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द टोटल क्वांटिटी और इट इज़ द आइडियल क्वांटिटी that a company should purchase to minimize inventory cost such as holding cost, शॉर्टेज कॉस्ट एंड ऑर्डर कॉस्ट। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी एक आइडियल ऑर्डर क्वांटिटी होता है। हम इसमें उतना ही ऑर्डर करते हैं जिससे हमारा होल्डिंग कॉस्ट, शॉर्टेज कॉस्ट और ऑर्डर कॉस्ट जो है वो कम से कम हो जाए। मैंने क्या बोला, आपका नुकसान नहीं होना चाहिए। ये जो मेथड है हमें नुकसान से बचाता है। हम उतना ही ऑर्डर करते हैं जितने की रिक्वायरमेंट होती है या जितने की ज़रूरत हमें होती है, उससे ज़्यादा हम कुछ भी ऑर्डर नहीं करते। ठीक है, फिर ये जो मॉडल है इट वाज डेवलप्ड इन 1913 बाय फोर्ड डब्ल्यू हैरिस। तो ये जो फोर्ड डब्ल्यू हैरिस ने ये मेथड को लाया था, ये धीरे धीरे ये जो मेथड है ना इसमें चेंज आए, बदलाव आए। जो उस बंदे ने जो 1913 में फोर्ड डब्ल्यू हैरिस ने जो निकाला था उसके वो मेथड नहीं है, अब इसको रिफाइंड किया गया। रिफाइंड करके जो आ रहा है वो हम सब पढ़ रहे हैं। उस बंदे ने जो निकाला था वो थोड़ा अलग था, शायद हो सकता थोड़ा रिजिड हो या फिर थोड़ा डिफ़िकल्ट हो हमें आपके समझने के लिए। तो चीज़ों को ना ओवर द टाइम पीरियड धीरे धीरे रिफाइंड किया गया, और जो आज और हम आप फार्मूला पढ़ रहे हैं वो देखो स्टार्ट तो वहीं से हुआ था। जिस बंदे ने 1913 में खोजा फोर्ड ने, वही फार्मूला हमें आज भी सीखने को मिलता है, लेकिन इस चीज़ को डेवलप किया गया, रिफाइंड किया गया हमारे लिए ताकि हम उसे आसानी से समझ पाएँ। The formula assumes that demand, ordering and holding cost all remain constant. ये फार्मूला एज्यूम करता है कि आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट होने वाला है, जो आपका एनुअल डिमांड होने वाला है, जो कैरिंग कॉस्ट होने वाला है, सब कुछ रिमेन कांस्टेंट रहेगा, वो कभी चेंज नहीं होगा। देखो कोई भी फार्मूला तभी काम करता है, बेसिकली इकोनॉमिक, आपने अगर इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा ना, तो इकोनॉमिक्स के जितने भी थियरीज़ हैं, चाहे लॉ ऑफ डिमांड हो, चाहे लॉ ऑफ सप्लाई हो, कुछ भी हो, उसमें मैक्सिमम चीज़ें हमको माननी पड़ती है कि ये रिमेन कांस्टेंट है।
आपने अगर पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स अच्छे से तो आपको याद होगा कि चाहे आप लॉ ऑफ डिमांड पढ़ो चाहे लॉ ऑफ सप्लाई पढ़ो, उसमें मैक्सिमम चीज़ें आपको रिमेन कांस्टेंट मानना ही पड़ता है। जब आप उसको मानोगे तो ही वो फॉर्मूला काम करेगा। इसलिए इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में भी हमें यह मानना है कि हमारा ऑर्डरिंग कॉस्ट, हमारा होल्डिंग कॉस्ट, हमारा कैरिंग को वॉट एवर जो भी कुछ है सब कुछ क्या है, रिमेन कांस्टेंट है, तब जाके ये फॉर्मूला काम करेगा। ठीक है, फॉर्मूला भी एकदम सिंपल है। बेसिकली ये जो मेरा रूट है थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन फॉर्मूला ऐसा ही है कि रूट के अंदर, हाँ रूट के अंदर 2AO/C रहेगा। ये सब कुछ रूट के अंदर रहेगा, रूट के बाहर कुछ भी नहीं है। ये जो मैंने कर्सर रूट का बनाया हुआ है थोड़ा वो छोटा पड़ गया। एक्चुअल में मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड मुझे थोड़ा मौका दीजिए। ये कुछ इस तरह से है, एक सेकंड जस्ट गिव मैं, ठीक है मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये जो रूट है यहाँ तक पूरा बढ़ा हुआ है, जो मैंने अभी सर्कल किया ना, तो ये रूट पूरा ऊपर तक है, 2AO/C पूरा यहाँ तक रूट है। ठीक है, तो रूट पूरा वहाँ तक है। तो फिर जहाँ पे A का मतलब होता है एनुअल डिमांड, O का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट और C का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। आप साल भर में कितना डिमांड कर रहे हो, कितना आप यूज़ करने वाले हो, दैट इज़ A। आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है कितने रुपए में आप ऑर्डर, देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है बेसिकली, आप जब आप ऑर्डर करते हो हर एक ऑर्डर का खर्चा आपको उठाना पड़ता है। बार बार ऑर्डर करोगे तो बार बार ऑर्डर का खर्चा आपको उठाना पड़ेगा, दैट इज़ ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर जो भी कुछ रहेगा। और कैरिंग कॉस्ट को ही होल्डिंग कॉस्ट बोलते हैं, जब उस मटेरियल को आप होल्ड करके लेके आते हो, है ना, चाहे जिस भी माध्यम से, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ला रहे हो चाहे जैसे ला रहे हो, तो उसको बोलते हैं कैरिंग कॉस्ट। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल पुट किया हुआ है। देखो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। फॉर्मूला आएगा तब जाके आप कोई भी सम सॉल्व कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2AO/C ये फॉर्मूला हर समय अप्लाई होगा। हो सकता है कि देखो ये तो फॉर्मूला अप्लाई होने ही वाला इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के लिए। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में इसका थ्योरी लिखने को आता है तो थ्योरी भी आप कैसा अप्लाई करोगे मैं आपको बताता हूँ। थ्योरी भी कैसा लिखना है, थ्योरी में आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करना है। ठीक है, फॉर्मूला वहाँ पे अप्लाई, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला का मतलब क्या था वो लिखना है, और एक कोई एग्जांपल लिख देने का, तो आपको थ्योरी में अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो एग्जांपल है, मैंने एक सिंपल सा एग्जांपल रखा हुआ है। कंपनी XYZ लिमिटेड हैज़ अ एनुअल डिमांड ऑफ 10,000 यूनिट्स, हैविंग ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर ऑफ ₹100 एंड कैरिंग कॉस्ट ऑफ ₹5 पर एनएम, फाइंड इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है ये, जिसमें आपको पहले से लिखा हुआ है कि एनुअल डिमांड 10,000 है, ऑर्डरिंग कॉस्ट भी पहले से लिखा हुआ है 100 रुपये है, और कैरिंग कॉस्ट भी लिखा है 5 रुपये है। तो आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको सीधा फार्मूला अप्लाई करना है और आंसर लिखना है। ठीक है, अप्लाई द फार्मूला सप्लाई द आंसर। ठीक है, फार्मूला अप्लाई करो, फटाफट आपको आंसर अपने आप आ जाएगा। ठीक है, तो लेट्स अप्लाई द फार्मूला। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फार्मूला क्या है, रूट में 2AO/C। मैंने आपको हमेशा बोला कि देखो थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया था, पर आपको हमेशा फार्मूला अप्लाई करना है रूट के अंदर 2AO/C। ये सब रूट के अंदर ही रहने वाले हैं। 2AO/C ये सब रूट के अंदर रहने वाले हैं, याद रखना। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप ध्यान देना बेटा कि आपको रूट के अंदर लिखना है 2AO/C, तो ये फॉर्मूला तभी आपका काम करेगा। ठीक है, आपको रूट के अंदर ही सब कुछ लिखना है, तब जाके आपका फॉर्मूला काम करने वाला है। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। 2AO/C, तो 2 तो वो कॉमन है, वो हर फॉर्मूले में रहेगा। 2 आपका अप्लाई होगा, A आपका कितना है 10,000, 2AO कितना है आपका 100 रुपीज़, तो 2AO हो गया अपॉन C कितना है आपका 5 रुपये, कैरिंग कॉस्ट 5 रुपये है। तो 2AO/C अप्लाई करो, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा 632.45। अगर पॉइंट में आंसर आता है तो वहाँ पे ब्रैकेट में डालना पड़ता है अप्रॉक्सीमेटली, और उसके आगे एग्जैक्ट जो भी है 632 यूनिट्स, क्योंकि 0.45 है तो आप 633 तो लिख नहीं सकते, आपको 632 लिखना पड़ेगा। 632 यूनिट्स आपका जो आंसर है, दैट इज़ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज इक्वल टू 632 यूनिट्स। आप एक बार अप्लाई करके देखो, आपको अपने आप आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको कहीं डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए कि सर ये सम का आंसर नहीं आ रहा है। आपको सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करना है, यूज़ कैलकुलेटर। हाँ, अपने मन से तो नहीं कर पाओगे, कैलकुलेटर का इस्तेमाल करोगे, अपने आप एकदम आंसर आ जाएगा। ठीक है, और आप पहले रूट अप्लाई मत कर देना, पहले आप क्या करना, ये रूट को ऐसे रहने देना। पहले आप क्या करना, 2 मल्टीप्लाइड बाई 10,000 करना, मल्टीप्लाइड बाई 100 करना, फिर डिवाइड बाई 5 करना, फिर जो आएगा उसको रूट में करना, फिर आपको अपने आप 632.45 आ जाएगा। ये नॉर्मल कैलकुलेटर में काम करेगा। अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसमें तो आप डिक्टो उतार दो तो आपका आंसर आ जाएगा।
तो दो तरह के कैलकुलेटर होता है, एक साइंटिफिक होता है जहाँ पे आप सीधा सा रूट करके कर सकते हो, लेकिन नॉर्मल कैलकुलेटर में आप पहले से रूट अप्लाई नहीं कर सकते। आपको पहले 2 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाय 5 करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उसको रूट में करना पड़ेगा, आपको आंसर अपने आप आ जाएगा 632.45। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जांपल भी सिंपल है एकदम। इसमें बेसिकली कंपनी का यहाँ पे खाली चेंज कहाँ पे पता है बेटा, सिर्फ चेंज यहाँ पे दिया है कि कंपनी का एनुअल डिमांड नहीं दिया हुआ है, हाफ ईयरली डिमांड दिया हुआ है। तो अगर हाफ ईयरली डिमांड है ना बेटा, उसको एनुअली में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपको हाफ ईयरली डिमांड दिया है तो उसे हम एनुअली में कन्वर्ट कर सकते हैं, आराम से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको लिखा है हाफ ईयरली डिमांड 9,000, तो उसको सिर्फ एनुअल में कन्वर्ट करना है। तो एनुअल में मतलब जैसे अगर 6 महीने का 9,000 है हाफ ईयर, तो 12 महीने का कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा, तो 18,000 हो जाएगा। तो एनुअल डिमांड आपका कितना हो जाएगा, 18,000। आपका जो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर है 150 रुपीज़ है, दिख रहा होगा आपको, और आपको कैरिंग कॉस्ट आपको पहले से दिया है 3 रुपीज़। तो एकदम सिंपल है, आपको अप्लाई द फॉर्मूला सप्लाई द आंसर, सेम चीज़ करना है। खाली यहाँ पे एक ही चेंज था, आपका जो डिमांड था वो हाफ ईयरली था, उसको एनुअल में कन्वर्ट कर दो, बाकी सब सेम टू सेम है, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। एग्जाम्पल 3 तो और भी सिंपल है, इसमें सब कुछ सेम है बेटा। आपको एनुअल डिमांड 15,000 दिया हुआ है। ठीक है, एक चीज़ आगे ऐड किया हुआ है, क्या ऐड किया हुआ है कि पर यूनिट कॉस्ट ऑफ मटेरियल इज़ 100। मतलब ये जो आप ऑर्डर कर रहे हो ना 15,000 यूनिट्स है ना, हर एक यूनिट का कीमत कितना है, 100 रुपये। तो लेकिन अपने को उससे मतलब नहीं, हमें सिर्फ किससे मतलब है, हमारा एनुअल डिमांड कितना है। तो एनुअल डिमांड तो हमारा 15,000 ही रहने वाला है, वो चेंज नहीं होगा। ये जो 100 रुपये का है ना, वो जो लिखा है कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे बाद में बताता हूँ आपको। आपको ऑर्डरिंग कॉस्ट भी दिया है कितना, 200 रुपया, और कैरिंग कॉस्ट यहाँ पे 5% लिखा हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ कि कैरिंग कॉस्ट आपको ना परसेंट में लिखा हुआ है, आपको अमाउंट में नहीं लिखा हुआ है। अगर अमाउंट में लिखा होता ना तो ये फॉर्मूला में फटाफट अप्लाई कर देते हैं, वो परसेंटेज में लिखा हुआ है, तो उसको हमें अमाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब कभी कैरिंग कॉस्ट परसेंटेज में दिया होता है तो उसे अमाउंट में कन्वर्ट करने का सिंपल सा फॉर्मूला में देखो नीचे लिखा हुआ है। एनुअल डिमांड कितना आपका 15,000, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है 200, ये तो कॉमन है, सब में दिया रहता है। कैरिंग कॉस्ट अगर परसेंटेज में दिया हो तो उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं, कैरिंग कॉस्ट इज इक्वल टू परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल। तो परसेंटेज कैरिंग कॉस्ट कितना दिया है 5% इनटू प्राइस पर यूनिट ऑफ मटेरियल। तो ये जो था ना 100 रुपया दिया था वो यहाँ पे आ जाएगा, तो 5% ऑफ 100 रुपीज़ आपको आ जाएगा 5 रुपया। तो योर कैरिंग कॉस्ट इज़ 5 रुपीज़, जो हमको चाहिए था। हमने क्या किया, हमने कैरिंग कॉस्ट जो परसेंटेज में दिया था उसको हमने अमाउंट में कन्वर्ट कर दिया। ये मैंने पार्ट 1 में, देखो ये वीडियो में सिर्फ आपके बेसिक चीज़ें आपको आ जाएंगी, मतलब आप ये जान जाओगे हाउ टू अप्लाई द फार्मूला। पार्ट 2 जब वीडियो आएगा उसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट सम्स होंगे, फार्मूला तो सेम ही रहने वाला, लेकिन वैराइटीज़ बहुत ज़्यादा आने वाली है, तो आपको ये फ़ायदा होगा। तो पार्ट 1 की वीडियो में आपका जो बेसिक नॉलेज है इट विल गेट क्लियर, डोंट वरी, आपको काफ़ी कुछ चीज़ सीखने को मिलेगा। फिर भी अगर कोई डाउट रहेगा बेटा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, आपको अच्छा खासा वहाँ से नॉलेज मिल जाएगा। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि इस वीडियो का नॉलेज दूसरों को भी मिल सके। आप अपने तक नॉलेज को मत रखो, क्योंकि देखो आपका भला हो रहा है तो किसी और का भी भला होना चाहिए ना। तो ये वीडियो आप सब ये दूसरों को भी शेयर करो और उनसे रिक्वेस्ट करो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़े, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए। ठीक है बेटा, आप लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, वीडियो में आज इतना ही है। इससे ज़्यादा देखने के लिए पार्ट 2 का वीडियो देखिए, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ नॉलेज मिलेगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर। ठीक है, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए, बाय एवरीवन, टेक केयर।